हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 33 है, जिसमें हम कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 501, व्हेन अ एसेट इज ऑब्टेन एज अ गिफ्ट द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। अगर एक एसेट एज अ गिफ्ट गेट हुई है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा? अगर एक एसेट एज अ गिफ्ट ऑब्टेन होती है, गेट होती है, तो क्या जनरल एंट्री होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यानी कि इस सिचुएशन में क्रेडिट कौन होता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और डेबिट पूछता तो एसेट अकाउंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 502, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज मेड एज पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किस कंसेप्ट के बेस पे बनाया जाता है? फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा, यानी कि कमिंग फ्यूचर में बिजनेस को बंद करने का इरादा नहीं है। बिजनेस एंटिटी और एंटिटी कंसेप्ट मीन्स जो बिजनेस है और उसको जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। मीन्स ओनर इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल और प्रूडेंस कंसेप्ट का, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस मीन्स द सेम। मेक द प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। दिस कंसेप्ट इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपसे पूछा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्यों बनाया जाता है? बैड डेब्ट्स क्या होता है? फ्यूचर में ऐसे लोग, ऐसे डेटर जिनका डाउट है कि वो पैसा नहीं देंगे, उनके लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले से एक प्रोविजन प्रॉफिट में से पैसा निकाल के अलग रख लिया जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो इस प्रोविजन में से पैसा यूज करेंगे ताकि जो बिजनेस है उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो कौन सा हो जाएगा कंसेप्ट? कंजर्वेटिज्म concept. Option number C is the right answer. Moving on the next question, question number 503. If the cross elasticity of demand between X and Y is 0.62, which of the following statement is correct? आपको क्रॉस इलास्टिसिटी गिवन है और स्टेटमेंट पूछी है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो गुड्स कैसा है? सब्स्टिट्यूट। क्रॉस इलास्टिसिटी अगर नेगेटिव है तो गुड्स कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी 0 है इट मींस गुड्स आर नॉट रिलेटेड, यानी कि एक दूसरे के चेंज का उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटिव इट मींस गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है गुड्स कैसे हैं? सब्स्टिट्यूट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 504, व्हेन बजट लाइन शिफ्ट पैरेलल टूवर्ड्स राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए कह रहा है बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट हुई है, कहाँ पे? राइट साइड में। बजट लाइन कैसे बनता है? एक्स एक्सिस पे प्राइस ऑफ एक्स, दो कमोडिटी को लेके बनाते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ वाई। दिस इज योर ओरिजिनल बजट लाइन और ये राइट साइड में पैरेलली शिफ्ट हो गई। सपोज ओरिजिनल थी ए बी और ये हो गई ए डैश बी डैश। पैरेलली शिफ्ट होने का रीजन क्या होता है? बजट लाइन के पैरेलली शिफ्ट होने के दो रीजन है। पहला रीजन, एक्स एंड वाई दोनों कमोडिटी का प्राइस क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? कंज्यूमर की जो इनकम है वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। अगर दोनों कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स सेम इनकम से वो पहले से ज्यादा कमोडिटी परचेज कर सकता है। और अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो सेम प्राइस पे वो ज्यादा कमोडिटी परचेज कर सकता है। तो देखिए इस सिचुएशन को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? द प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई डिक्रीजेस एंड बजट इंक्रीजेस। एक्स और वाई का प्राइस डिक्रीज हो गया और बजट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया।
द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस एंड बजट इंक्रीजेस, सिर्फ एक्स का प्राइस इंक्रीज हुआ और उसकी वजह से बजट इंक्रीज हो गया। एक्स एंड वाई रिमेन कांस्टेंट एंड द बजट डिक्रीजेस, एक्स वाई कांस्टेंट और बजट डिक्रीज हो गया। द प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस एंड बजट इंक्रीजेस। तो मैंने आपको बताया दो रीजन है, अगर इन दो रीजन के हिसाब से देखोगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बजट इंक्रीज का मतलब है इसमें रियल इनकम इंक्रीज। रियल इनकम का मतलब क्या होता है कि सेम प्राइस पे, सॉरी, अगर प्राइस डाउन हो जाता है तो सेम इनकम से जो कंज्यूमर है वो मोर कमोडिटी परचेज कर पाता है। अगर एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है तो कभी भी पैरेलल शिफ्ट नहीं होगा। सपोज ये आपका ओरिजिनल था ए बी और किसी भी रीजन से जो कमोडिटी एक्स है उसका प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज। अगर एक्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो इस तरह से शिफ्ट आएगा, पैरेलल शिफ्ट नहीं आएगा। कब आएगा ये, एक्स का प्राइस जो है क्या हो गया, एक्स का प्राइस डिक्रीज, तो राइट वार्ड शिफ्ट होगा और सिर्फ शिफ्ट किसके लिए होगा, एक्स कमोडिटी के लिए, क्योंकि एक्स का प्राइस चेंज हुआ है और वाई का प्राइस सेम है। इसी तरह से अगर एक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट। इसी टाइप का होगा, यानी कि ओरिजिनल पॉइंट क्या रहेगा, सेम। क्लियर है। यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, जब एक्स का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सिमिलरली अगर वाई के लिए सिचुएशन है, ये ओरिजिनल हमारी बजट लाइन है ए बी, वाई का प्राइस किसी भी रीजन से क्या हो गया है, वाई का प्राइस हो गया है डिक्रीज। अगर वाई का प्राइस डिक्रीज होगा तो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और अगर वाई का प्राइस इंक्रीज हुआ है, अगर वाई का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये कंफ्यूज मत होना, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कब होगा, जब प्राइस क्या होगा, डाउन होगा, और जब प्राइस जो है अप होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो आपने देखा अगर एक कमोडिटी चेंज होती है तो पैरेलल शिफ्ट कभी भी नहीं आता है। पैरेलल शिफ्ट कब आएगा, जब दोनों कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा और या फिर इनकम चेंज होगी। क्लियर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 505। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द ट्राई बैलेंस शोज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंसर्न ड्यूरिंग द पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस कौन दिखाता है, इनकम स्टेटमेंट, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द ट्राई बैलेंस शोज ओनली बैलेंसेस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ट्राई बैलेंस में सिर्फ एसेट एंड लायबिलिटी के बैलेंसेस दिखाए जाते हैं, सारे बैलेंसेस दिखाते हैं। ट्राई बैलेंस शोज ओनली नॉमिनल अकाउंट बैलेंस, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को शो करता है। नॉमिनल कौन से होते हैं, नाम मात्र के खाते, यानी कि जो अराइज होते हैं और एंड हो जाते हैं। सारे भी जितने भी हमारी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनके अकाउंट, सेल्स है, परचेज है, उनके अकाउंट कैसे होते हैं, नॉमिनल। द ट्राई बैलेंस हैज नो स्टैट्यूटरी इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग ट्राई बैलेंस की कोई स्टैट्यूटरी इंपॉर्टेंस नहीं है। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Moving on the next question, question number 506. Which of the following is true for Phillips curve? Phillips curve के कंसर्न में कौन सी चीज करेक्ट है। जो Phillips curve है वो इनवर्स रिलेशन शो करता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ वेजेस में। इनवर्स रिलेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन में। Direct relation between rate of unemployment and rate of general price level. It shows direct relation between the rate of unemployment and rate of inflation. जो Phillips curve है वो inverse relation show करता है rate of unemployment and rate of inflation के बीच में, यानी कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 507। Which of the following item would not form part of the shareholder equity of a company on the statement of financial position? इनमें से कौन सा शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट नहीं है इस पर फाइनेंशियल पोजीशन। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ट्रेड पेबल, शेयर प्रीमियम। देखिए ऑर्डिनरी का मतलब है इक्विटी,
इक्विटी ऐड होता है, रिटेन अर्निंग भी ऐड होता है, प्रीमियम भी ऐड होता है। तो कौन सा शेयर होल्डर का पार्ट नहीं है? ट्रेड पेबल इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 508, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लो कंसेप्ट? देखिए, दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है फ्लो कंसेप्ट और एक होता है स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट वो होता है जिनको ड्यूरिंग द ईयर मेजर किया जाता है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, और इनको स्टॉक को एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जिनको मेजर किया जाता है वो क्या है? स्टॉक। जैसे सपोज करो कि कोई चीज है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक मेजर की जा रही, तो ये क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग द ईयर। जैसे इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट यानी कि इनकम प्रॉफिट एंड लॉस है, जो इनकम स्टेटमेंट होती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, वो कैसा है? फ्लो है, क्योंकि इसमें सारे आइटम ड्यूरिंग द ईयर आते हैं। और बैलेंस शीट क्या है? स्टॉक है, क्योंकि बैलेंस शीट में आप लिखते हो, क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज ऑन। तो बैलेंस शीट क्या हो गया? स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस की पोजीशन बताता है। और जो फ्लो है वो ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इसमें ड्यूरिंग द ईयर सारी चीजों का फ्लो होता रहता है। ठीक है। अब मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट है। कैपिटल इज ऑल्सो द स्टॉक कंसेप्ट, फॉरेस्ट इज ऑल्सो द स्टॉक कंसेप्ट, इनकम क्या होगा? फ्लो कंसेप्ट। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 509, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट सिमिलर सी दी हुई है। डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज एन एसेट। देखिए, कैश कॉलम, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगर कैश बुक की, तो वहां पे क्या होता है? एक कैश होता है, एक बैंक होता है, और डेबिट में भी होता है और क्रेडिट में भी होता है। यहाँ पे डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या हुआ? डेबिट साइड ज्यादा है। कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस है, तो वो बिजनेस के लिए एसेट होगा। तो ये क्या हो गया? ट्रू। क्रेडिट साइड टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज इनकम। देखिए, जब हम क्रेडिट साइड में कोई आइटम लिखते हैं तो वो लिखते हैं जब हम क्या करते हैं? पेमेंट। अगर आप पेमेंट करते हो और उस पेमेंट में आपको डिस्काउंट मिला है, पेमेंट के टाइम पे अगर डिस्काउंट मिला है तो उस डिस्काउंट को क्या कहेंगे? इनकम। ऑब्वियसली आप पेमेंट कर रहे हो और आपको कम पेमेंट करनी पड़ी, किसी बंदे को देना था 500 और आप दे रहे हो 450, तो 50 रुपीज आपके बच रहे हैं। डायरेक्टली ये आपके लिए इनकम नहीं है, बट इनडायरेक्टली यू कैन से इट एज अ इनकम। तो ये स्टेटमेंट भी कुछ हद तक ठीक ही है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक इज एन ओवरड्राफ्ट। बैंक पासबुक में कैश बुक का बिल्कुल उल्टा होता है। अगर हम क्या बात करें कैश बुक में डेबिट बैलेंस की, तो वो होता है पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि रिसिप्ट आर मोर देन एक्सपेंडिचर और पेमेंट्स। और अगर हम बात करें क्रेडिट की, तो उसका मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। इट मीन्स रिसिप्ट्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर और पेमेंट। पासबुक में बिल्कुल उल्टा होता है। पासबुक में अगर मैं बात करती हूँ डेबिट बैलेंस की, इट मीन्स नेगेटिव बैलेंस, और अगर मैं क्रेडिट बैलेंस की बात करती हूँ इट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस को क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पे कह रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक इज एन ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट है, गलत। कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो इसने फॉल्स पूछा था, यही स्टेटमेंट सबसे ज्यादा फॉल्स है, एकदम फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 510, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहले दिया हुआ है एमसी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू होता है। और क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? और मार्जिनल कॉस्ट मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट, यानी कि टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1।
ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट तो बिल्कुल ठीक है। टोटल कॉस्ट कह रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए टोटल कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको एवरेज बनाना है तो डिवाइड बोथ साइड बाय क्वांटिटी। जैसे यहां से क्वांटिटी से डिवाइड होगा ये होगा एवरेज टोटल कॉस्ट, ये हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट और ये हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है? एवरेज फिक्स प्लस एवरेज वेरिएबल। और ये कह रहा है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स प्लस एवरेज वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। बाकी सब करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 511। Which of the following is a disadvantage of incorporating a limited liability? नया कंसेप्ट है एलएलपी का। एलएलपी का कौन सा डिसएडवांटेज है? देखिए एलएलपी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, ऑब्वियसली हर चीज के होते हैं। एलएलपी में क्या होता है कि जितना पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करता है उतनी ही उसकी लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। तो ये पार्टनरशिप की एक अच्छी फॉर्म है जिसमें आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी को अवॉइड कर सकते हो। तो कौन सा डिसएडवांटेज है? एक्शन ऑफ सिंगल पार्टनर कैन बाइंड द एलपीपी। अनलिमिटेड पार्टनर कैन बी एडेड, अनलिमिटेड पार्टनर्स को ऐड कर सकते हो। नॉट अलाउड टू रेज फंड, नन ऑफ दीज। देखिए जो एलएलपी होती है उसमें पार्टनर ही फंड को कंट्रीब्यूट करते हैं, फंड को और सोर्सेज से रेज नहीं किया जाता, या तो पार्टनर खुद कंट्रीब्यूट करें या पार्टनर मिलके लोन ले, एक दूसरे से ले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कहीं से भी ले। तो यहाँ पे नॉट अलाउड टू रेज फंड इज द डिसएडवांटेज ऑफ एलपीपी, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो पब्लिक लिमिटेड पार्टनरशिप के जो एडवांटेज होती है कि वो जनरल पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, वो एलपीपी में नहीं होता। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 512। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेटिव मेजर्स? पहले समझ लेते हैं रिलेटिव मेजर्स होता क्या है। The measures of dispersion which are expressed in term of original unit of data are termed as absolute measure। जिनको ओरिजिनल यूनिट्स में लिखते हैं, यानी कि जैसा कैलकुलेट किया वैसा का वैसा ही लिख दिया, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया या कैलकुलेटेड वैल्यू का फर्दर ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, तो वो है एब्सोल्यूट मेजर। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन आर ऑब्टेन एज रेशो और परसेंटेज। इनको जो आपके डिस्पर्जन की यूनिट्स है उनके कॉम्बिनेशन को यूज करके यूज किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। दीज आर प्योर नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये प्योर नंबर हैं जो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट है, और इनका यूज करते हैं यूज टू कंपेयर टू और मोर सेट ऑफ डेटा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जो आपका रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये डिस्पर्जन कैसे हैं? एब्सोल्यूट मेजर। और अगर डिस्पर्जन की मैं रिलेटिव मेजर की बात करती हूँ तो वो क्या हो जाएंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्लियर है? आई होप एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपसे पूछा हुआ है रिलेटिव मेजर कौन सा है, तो रिलेटिव मेजर कौन सा है आपका? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 513। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व? इनमें से कौन सा एग्रीगेट सप्लाई कर्व का शिफ्ट होने का रीजन नहीं है? द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंसेंटिव्स, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंज होगा तो एग्रीगेट सप्लाई चेंज होगी, इंसेंटिव चेंज होंगे एग्रीगेट सप्लाई चेंज होगी, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गए एग्रीगेट सप्लाई चेंज होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग चेंज होगी तो उसकी वजह से इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड पर, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है?
कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर स्पेंडिंग की बात हो रही है गवर्नमेंट की, तो उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी वो किसको इम्पैक्ट करेगा? एग्रीगेट डिमांड को। तो उसने पूछा था कौन इम्पैक्ट नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 514, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज ट्रीटेड एज। अगर डिबेंचर इशू करते समय लॉस हो रहा है तो वो करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट्स है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है या इंटेंजिबल एसेट है। देखिए जो लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर है वो क्या होता है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इसको फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। क्लियर है? लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, अंडरराइटर कमीशन, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, और यू कैन से फिक्टिशियस एसेट्स है, और यू कैन से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तीनों का मतलब सेम ही है। ये एक ह्यूज अमाउंट में एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको कंपनी जो है एक साथ राइट ऑफ ना करके, चार्ज ना करके, धीरे धीरे हर साल की प्रॉफिट से चार्ज करती जाती है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसकी जगह अगर फिक्टिशियस एसेट्स लिखा होता, डेफर्ड रेवेन्यू लिखा होता, ठीक है ना, तो भी हमारा आंसर वो हो जाता। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 515, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या इंक्लूड करता है? एक्यूमुलेशन कंपनसेशन फंड। ये तो भाई कंपनसेशन के लिए फंड बनाए जाते हैं कि वर्किंग प्लेस पे कोई मिस हैपनिंग हो जाए, किसी के साथ कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, दुर्घटना हो जाए किसी एम्प्लॉय के लिए, तो उसको कंपनसेशन देने के लिए काम आता है ये फंड। सुपर इन्वेशन फंड रिटायरमेंट फंड होता है, एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है, यानी कि कंपनी क्या है, सैलरी में से कुछ कट कर ले, या फिर हर कंपनी का अपना प्रोविजन है, वो अपने में से कुछ कुछ अमाउंट उस एम्प्लॉय के नाम से इकट्ठा करती जाए, और जब वो रिटायर होता है तो उसको ये रिटायरमेंट फंड गेट हो जाता है। डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन यानी कि जो वैल्यू है एसेट की अप एंड डाउन होती है, उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उसके लिए यूज होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ऐसे डेटर जिनका डाउट है कि वो बैड हो सकते हैं, उसके लिए पहले से अरेंजमेंट करना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो यहाँ पे पूछा है एक्यूमुलेशन प्रॉफिट में क्या होगा, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन प्रॉफिट में अगर इनको कंपेयर करोगे आप, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 516, द लीडरशिप स्टाइल लाइक एक्सप्लॉयटेटिव, बेनेवोलेंट, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव आर गिवन बाय। जो लीडरशिप स्टाइल है यानी कि शोषणकारी, परोपकारी, परामर्शी, सहभागी, क्वालिटी लीडरशिप की जो हमें दी हुई है, ये किसने दी है ऐसा लीडरशिप मॉडल? ब्लेक एंड मोंटो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 517, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ केन्स। केन्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये होता है 45 डिग्री पे सीधी एकदम लाइन होती है जो कि लेफ्ट से कहाँ जा रही है? राइट की तरफ। तो क्या होगा? वर्टिकल, हॉरिजेंटल, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या होगी? अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 518, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 100 एंड दैट ऑफ 5 इज 70. The combined mean of all the 12 observation is. आपको 7 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 100 गिवन है, और 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो गिवन है आपको 70। कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन क्या होता है? n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2। 3 होते तो फिर तीनों का भी इस तरह से n1 प्लस n2 प्लस n3। अब यहां से देखोगे आप
n1 इंटू मीन 1 यानी कि 7 इंटू 100 700, 5 इंटू 70 यानी कि 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 7 प्लस 5 12 1050 डिवाइडेड बाय 12 12 से करोगे 12 8 जा 8 के बाद 12 8 जा 96 459 डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है आपका 87.5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 519। जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी आर। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है इंडिपेंडेंट इवेंट की, पी ए इंटू पी बी। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 520। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 520। मनी विदाउट इंट्रिंसिक वैल्यू इज नोन एज। इंट्रिंसिक वैल्यू, ऐसी मनी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसे क्या कहेंगे, कमोडिटी मनी, डिमांड मनी, फिएट मनी, करेंसी। देखिए नो करेंसी मनी कौन होती है, कमोडिटी मनी, यानी कि जहां पे कुछ चीज लेके उसके बदले में कमोडिटी दी जाती है। जरूरी नहीं है बार्टर सिस्टम हो, नॉर्मली भी कमोडिटी दी जा सकती है किसी चीज के बदले में, तो वहां पे उस कमोडिटी की जो है इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो ये क्या है, कमोडिटी। डिमांड डिपॉजिट, हमारा वो पैसा जो बैंकों के पास है जिसे हम जब चाहें तब मांग सकते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट क्या होती है, एफडी। जो बैंकों के पास आप एफडी कराते हो उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। ठीक है। फिएट मनी क्या होता है, फिएट मनी गवर्नमेंट इशू करती है, यानी कि इसके लिए सेंट्रल बैंक में कोई गोल्ड, कोई फॉरेन करेंसी यानी कि कोई रिजर्व नहीं रखा जाता। टेम्परेरी मनी है, ये गवर्नमेंट इशू करती है, इसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती है, वो क्या होती है, फिएट मनी। और करेंसी जो लीगल टेंडर मनी है, यानी कि जो नोट्स और कॉइन्स हम यूज करते हैं वो क्या है, हमारी करेंसी। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का एक क्वेश्चन में आपको एक रिवीजन क्लास में भी करा चुकी हूँ, यू कैन सी दैट, वहां से भी आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।